सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने सैफ से साफ साफ कह दिया था, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़ चुके हो। सैफ ने मेरे हाथों को पकड़ते हुए कहा, रूबी याद करो, मैंने तुम्हें सिर्फ छोड़ा है, तलाक नहीं दिया। इसलिए तुम अब भी मेरी बीवी हो। मान जाओ और घर वापस चलो। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे खुदगर्ज आदमी के घर जाकर मैं क्या करूँगी। बच्चा तो तुमसे होगा नहीं, घर के काम के लिए तुम्हें बीवी चाहिए, तो एक बीवी तुम्हारे पास है ही, फिर मेरी ज़रूरत क्या है। सैफ ने कहा, रूबी बरेली के एक बड़े पीर साहब के पास मैं गया था। उनकी दवा कभी बेअसर नहीं होती। मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा और देखना कि तुम उनकी एक बार की दवाई में ही माँ बन जाओगी। मैंने कहा, अगर इतने ही बड़े पीर बाबा हैं तो अपनी नई वाली बीवी को ले जाओ उनके पास और बच्चा ले लो। सैफ ने कहा, मेरी दूसरी बीवी पर पीर बाबा का दवा कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पीर बाबा का इलाज पहली बीवी पर ही कारगर होता है। तुम मेरी पहली बीवी हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, एक बार उनके पास चलो। मैंने सैफ से साफ मना कर दिया और उससे वहीं छोड़कर अपने घर चली आई। गरीबी की वजह से 5 साल पहले 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी सैफ से कर दी गई थी। वह अपने घर का इकलौता लड़का था और हैसियत में भी काफ़ी पैसे वाले परिवार से था। इसलिए उसका रिश्ता आते ही मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी करवा दी। लेकिन जब सैफ से मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और उसने जीनत से दूसरी शादी कर ली। सैफ की दूसरी शादी के साल भर में पूरे हो चुके थे। मैं तब से अपने मायके में रह रही थी। मुझे यकीन था कि सैफ की दूसरी बीवी से भी जब उसको बच्चा नहीं होगा तो वह मुझे फिर से अपना लेगा। गौतम नगर में सैफ का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे उसके घर की सारी खबरें आसानी से मिल जाती थी। सैफ की दूसरी शादी को अब 1 साल हो चुके थे और उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात को लेकर सैफ के साथ उसके घरवाले भी बहुत टेंशन में थे। सैफ के घरवालों को तो उनके सोने आंगन में खेलने वाले उनके वारिस की ज़रूरत थी, लेकिन सैफ के लिए ये उसकी मर्दानगी का सवाल था। लोग कहने लगे थे, सैफ नामर्द है, इसलिए उसकी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं हुआ और अब दूसरी बीवी भी खाद पानी और बीज के बिना बंजर हो चुकी है। यही वजह थी। आज सैफ मुझसे मिला और उसने पीर बाबा के पास मुझसे चलने की गुजारिश की, लेकिन मैं सैफ की फितरत को खूब अच्छी तरह जानती थी। आखिर मैं पूरे 5 साल उसकी बीवी बनकर उसके घर में रही, फिर भी वो मेरा ना हुआ। अगर उसकी दूसरी वाली बीवी जीनत को बच्चा हो गया होता तो मुझे पूछता तक भी नहीं, लेकिन मैं सैफ की फितरत को खूब अच्छी तरह से जानती थी। आखिर मैं पूरे 5 साल उसकी बीवी बनकर उसके घर में रही, फिर भी वो मेरा ना हुआ। अगर उसकी दूसरी वाली बीवी जीनत के बच्चा हो गया होता तो मुझे पूछता तक भी नहीं। मैंने घर आकर सैफ वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बताई, वरना वह सैफ की बात से राजी हो जाती, क्योंकि मेरा इस तरह मायके में रहना मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे 2 भाई थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। घर में मेरे दोनों भाभियां भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं घर में अपनी मर्जी की मालिकिन थी। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे, इसलिए वो मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते। मेरे भाइयों की इतनी हैसियत तो नहीं थी वह कहीं रिश्ता देखकर मेरी दूसरी शादी करवा सकें, इसलिए वे भी चाहते थे कि मैं सैफ के पास ही चली जाऊं। यही वजह थी कि मैंने सैफ वाली बात घर में किसी को भी नहीं बताई। 1 सप्ताह बीते थे कि एक दिन सैफ अपनी माँ के साथ मेरे घर आया और उसने मेरे घर वालों के सामने पीर बाबा के पास मुझे ले जाने वाली बात बता दी और बोला, मैं तो यही चाहता हूँ कि रूबी मेरे घर की बड़ी बहू बनकर रहे, लेकिन आप लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं, वरना इसे साल भर से यहाँ नहीं रहने देते। सैफ की बात सुनकर मेरी माँ और मेरे बड़े भैया मेरी ओर देखने लगे। मैंने सैफ से कहा, अगर तुम्हारे पीर बाबा की दवा कोई असर मुझ पर नहीं हुआ तो भी क्या मुझे अपने घर की बड़ी बहू बनाकर रखोगे या बच्चे के लिए तीसरी शादी कर लोगे। सैफ ने कहा, पीर बाबा की दवा तुम पर जरूर असर करेगी रूबी, तुम एक बार मेरे कहने पर उनके पास चलकर तो देखो। सैफ की बातों पर मेरे घर वालों को तो पूरा यकीन था, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है जिसे खाकर कोई औरत प्रेग्नेंट हो सके। सैफ की माँ मेरे सामने बैठे मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी और मैं चुपचाप बैठी सोच रही थी। मेरी और सैफ की शादी के 3 साल बाद तक जब हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था, तब सैफ की माँ कई दरगाहों पर मिन्नतें मांगने जाने लगी।
सैफ भी अपनी माँ की तरह ही इन सब बातों पर यकीन करता था, लेकिन मैं जानती थी कि दुआओं से बच्चे नहीं हुआ करते हैं। 1 साल तक बाबाओं के पास भटकने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने सैफ को किसी हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी और मेरी सलाह मानकर उसे इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसका डॉक्टर से इलाज से भरोसा उठ गया और अपनी माँ के कहने पर उसने जीनत से दूसरी शादी कर ली। लेकिन 1 साल शादी के होने के बाद जीनत से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। तब सैफ और उसकी माँ को मेरी याद आ गई। तभी मेरे कानों में सैफ की माँ गुड़िया बानू की आवाज़ सुनाई दी। बोली, रूबी बेटा, तुम मेरे कहने पर एक बार सैफ की बात मान लो और घर वापस चलो। घर वालों की वजह से मुझे सैफ की बात मानना पड़ी और मैं सैफ के साथ अपनी ससुराल आ गई। सैफ के मामा शौकत मियाँ बरेली में रहते थे। उन्हीं की वजह से सैफ और उसकी माँ बरेली वाले पीर बाबा तक पहुँच गए थे। वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती थी, इसलिए किसी मरीज को वहाँ ले जाने से पहले अर्जी लगानी पड़ती थी। मेरे ससुराल वाले पहुँचते ही मेरी सास गुड़िया बानो ने अपने भाई शौकत मियाँ से बात की और पीर बाबा के यहाँ अर्जी लगवा दी। अर्जी लगाने के कुछ दिनों बाद ही मरीज का नंबर आता था। ससुराल आए हुए 1 सप्ताह बीत चुके थे। इस बीच मेरी सौतन जीनत मुझे बेहद मायूस नजर आई। एक औरत होने के नाते मैं उसका डर बखूबी समझ रही थी। शायद उसे ये डर था कि अगर पीर बाबा की दवा मुझे गर्व ठहरा गया तो उसका क्या होगा। सैफ के बड़े से घर में मैं और मेरी सौतन जीनत के अलावा सैफ के माँ बाप रहते थे। सैफ पूरे दिन अपने बिजनेस पर रहता था और रात को घर लौटता। सप्ताह में 2 रात वह जीनत के कमरे में सोता और 5 रातें वह मेरे कमरे में बिताता था। सैफ के माँ बाप घर के बाहर वाले कमरे में रहते और घर के अंदर वाले 2 अलग अलग कमरों में हम दोनों सौतन रहती थीं। घर में किचन एक ही था, इसलिए सुबह और शाम में और जीनत किचन में साथ ही खाना पकाते थे। इस बीच जीनत से मैं खूब बातें करती। अपने अच्छे बर्ताव से जीनत का भरोसा जीतने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। जीनत के अंदर मेरे लिए जो भी गलतफहमियां थी सब दूर हो चुकी थी। जीनत अब खुलकर वो मुझसे अपनी हर बात बताती और मैं भी उससे कुछ न छुपाती। जीनत से ही मुझे मालूम चला कि मेरी तरह वो भी बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसके मायके में उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले 3 बड़े भाई थे। लोग जीनत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सौतेली माँ ने ही जीनत की शादीशुदा आदमी से उसकी शादी करवा दी थी। जीनत सैफ की बीवी थी, उसमें जीनत की कोई गलती नहीं थी। जीनत के मुंह से उसकी कहानी जानकर मेरा उसके साथ हमदर्दी का रिश्ता और मजबूत हो गया था। 2 शादियों के बाद भी बच्चा ना होने की वजह से सैफ के जानने वाले सैफ को नामर्द समझने लगे थे, लेकिन बीवी होने के नाते मैं जानती थी कि वह नामर्द नहीं था। एक औरत की जिस्मानी ज़रूरत को वो पूरा करने के काबिल तो था, लेकिन उसे अंदरूनी कोई ऐसी दिक्कत थी जिसकी वजह से वह अपनी बीवियों को बच्चा नहीं दे पा रहा था। सैफ अपने दौलतमंद बाप की इकलौती संतान था। उसके माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टी को संभालने वाले वारिस की सख्त ज़रूरत थी। औलाद की चाहत में उन्होंने सैफ की 2 शादियां करवा दी, लेकिन अब तक उन्हें वारिस नहीं मिल पाया था। मुझे अपने ससुराल आए अभी 15 दिन हुए थे कि एक दिन सैफ ने मुझसे कहा, रूबी, जिस दिन तुम यहाँ आई मैंने शौकत मामा से कहकर उसी दिन पीर बाबा के यहाँ तुम्हारी अर्जी लगवा दी थी। आज मामा का फ़ोन आया था, कल हमें पीर बाबा के यहाँ चलना है, सुबह ही तैयार हो जाना। बरेली यहाँ से दूर है, हम लोग 2 दिन बाद ही वहाँ से दवा लेकर लौट पाएंगे। अगले दिन ही सैफ और उसकी मम्मी के साथ मैं बरेली के लिए निकल पड़ी थी। रात के 11 बजे हम लोग बरेली पहुँचे और सैफ के मामा शौकत मियाँ के यहाँ हमने रात बिताई थी। अगली सुबह उठकर हम लोग नियाजुद्दीन बाबा की दरगाह पर पहुँचे। शाम तक एक अधेड़ आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ में एक पुड़िया पकड़ा दी और बोला, इस पुड़िया में जो दवा है उसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाना तो ये दवा बंद कर देना। दवा मिलते ही सैफ और उसकी मम्मी बेहद खुश हो गई और हम लोग वापस घर लौट आए। शाम की चाय देने में अपनी सास के कमरे में गई और वापस अपने कमरे में लौटी तो मेरे कमरे में मेरी सौतन जीनत बैठी हुई थी। मैंने पूछा, जीनत क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। जीनत ने कहा, बाजी तुम्हें पीर बाबा की दवा मिल गई है। मैंने कहा, हाँ, मगर तुम इतनी उदास क्यों हो। जीनत ने गहरी सांस ली और बोली, अगर पीर बाबा की दवा से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या सैफ मुझे तलाक दे देगा। जीनत के मुंह से ये बात सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा दया आया। मैं जीनत के पास बैठ गई और बोली, जीनत मैं तुम्हें अपनी सौतन नहीं
बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ। मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और नहीं जाने दूंगी। जीनत ने मायूस होकर कहा, बाजी, अगर वह मुझे तलाक दे देगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जीनत की इस बात से मेरा कलेजा फट गया। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, अगर वह तुम्हें छोड़ देगा तुम कहाँ जाओगी? मैं जानती हूँ कि मायके में तुम्हारा सगा कोई नहीं है। तुम्हारे 3 सौतेले भाई और तुम्हारी सौतेली माँ तो किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, इसलिए तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, समझी तुम? 2 हफ्ता के अंदर ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो सैफ और उसके माँ बाप खुशी से पागल हो गए। उन्हें उनका वारिस मिल चुका था और सैफ पर लगा हुआ नामर्द का कलंक भी अब मिट चुका था। इसी खुशी में सैफ ने घर में रिश्तेदारों की दावत रखी, लेकिन मैं जीनत को देखकर परेशान हो रही थी। मेरे प्रेग्नेंट होने से सबसे ज़्यादा नुकसान तो जीनत का ही था। मैं अपने कमरे में थी, सैफ मेरे पास आया और बोला, तुमने आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई है, इसलिए आज से सप्ताह के 7 रात मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। रूबी, इतना कहकर सैफ ने मेरे माथे को चूम लिया और बाहर चला गया। उसके जाते ही मेरी सास गुड़िया बानो मेरे कमरे में आई और उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और बोली, रूबी, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ आराम करो। मैं अपने बेड पर लेटी हुई जीनत के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने खुशी के लिए जीनत की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया था। अब वो बेचारी इस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। जीनत के मायके में उसके अपने लोग होते तो वह वहां जाकर अपना गम हल्का कर सकती थी, लेकिन उस अभागी के पास तो अपना मायका भी नहीं था। अगले दिन घर में दावत थी, ढेरों मेहमान आए हुए थे। सबके खास मैं थी क्योंकि मैं सैफ के घर को उसका वारिस देने वाली थी। इसी बीच जीनत किसी नौकरानी की तरह पूरे दिन मेहमानों की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं था। 15 दिन बीत चुके थे। इस बीच सैफ एक रात के लिए भी जीनत के पास नहीं गया था। इस बात को लेकर मैं जीनत से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। शाम को मैं किचन में गई तो जीनत भी मुझे वहीं मिल गई। मैंने उससे कहा, आज रात सैफ तुम्हारे पास ही सोएगा। रात को सैफ आया तो मैंने उससे कहा, सैफ, आज की रात तुम जीनत के पास चले जाना। वह बोला, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सैफ मेरे कमरे से बाहर निकला, उसे जीनत ने रोक लिया और गुस्से में बोली, तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? जीनत को सैफ से इस तरह बातें करते हुए सुनकर मैं बेहद हैरान हुई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर जीनत को शांत कर सकूं। जीनत की बातों से सैफ भी गुस्से में आ चुका था और उसने जीनत को बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। सैफ की माँ और अब्बू ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन वह भी कुछ ना कर सके और उसकी आंखों के सामने ही जीनत अपना छोटा सा बैग लिए सैफ के घर से निकल गई। जीनत के जाने के बाद मुझे उस पर बेहद दया आया। मैं खुद को ही जीनत का गुनहगार समझने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीनत के जाने के अगले ही दिन मैंने सैफ से कहा कि वह जीनत के घर फ़ोन करके पता करे। सैफ ने जीनत की माँ को फ़ोन लगाया तो पता चला कि जीनत अपने मायके रामपुर पहुंची ही नहीं है। ये बात सुनकर मैं बेहद घबरा गई। मुझे लगा कि जीनत ने कहीं किसी ट्रेन के आगे कूदकर खुदकशी ना कर ली हो। इसलिए मैं अगले कई दिनों तक जीनत को लेकर परेशान रही और खुद को कोसती रही। सैफ भी अपनी गलती को लेकर बेहद शर्मिंदा था, इसलिए उसने भी जीनत को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। मैं अब 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन जीनत को अब तक भूल नहीं पाई थी। आखिरकार जीनत कहाँ गई, ये सवाल मुझे रातों को सोने नहीं देता था। एक दिन मैं सैफ के साथ अपने छोटे बेटे को लेकर गौतम नगर आकांक्षा हॉस्पिटल में गई हुई थी। मेरे बेटे को निमोनिया की शिकायत हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। अपने बेटे के साथ मैं हॉस्पिटल में रुक गई और सैफ घर चला गया। रात को मैं अपने बेटे के पास लेटी हुई थी। एक नर्स वार्ड में आई, जिसे देखते ही मैं उछल पड़ी। ये जीनत थी। मैं झट से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, जीनत, तुम कैसी हो? मुझे इस तरह सामने देखकर जीनत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। थोड़ी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजी, तुम कैसी हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे बताया कि मेरे छोटे बेटे को निमोनिया हो गया है, तो वह काफ़ी देर तक मेरे बेटे के पास रही। फिर उसने बताया कि वह इसी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है।
आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। रात के 2:30 बज चुके थे। जीनत मेरे वार्ड में मेरे पास आई थी। इस वक्त यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने जीनत से पूछा, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? जीनत ने कहा, बाजी, सैफ से शादी से पहले मेरी छोटी भाभी का बड़ा भाई रेहान मेरे घर आया करता था। वह पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बेटियां थीं। वह गिरीपुर का रहने वाला था और हॉस्पिटल में जॉब करता था। जब भी वह गिरीपुर से रामपुर मेरे घर आता, एक दिन रुक कर ही आता था। वह मुझे पसंद करने लगा। मैं भी उसे चाहने लगी। वह जब भी रामपुर आता मैं उसकी हो जाती। रात को सबके सो जाने के बाद रेहान मेरे कमरे में आता और सुबह सबके उठने से पहले वो मेरे कमरे से निकल जाता। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो ये बात मैंने रेहान को बताई और वह उसी दिन रामपुर को छोड़कर अपने गांव भाग गया। उसने ये बात अपनी बहन को बता दी। मेरी भाभी और मेरी सौतेली माँ ने काफ़ी दिनों तक मुझे दवाइयाँ खिलाई ताकि पेट में मेरा बच्चा मर जाए। जब उनका ये उपाय कारगर साबित नहीं हुआ तो वो मुझे लेकर एक नर्सिंग होम में गई, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल वालों ने ओबोसन के लिए 2 लाख रुपयों की डिमांड की थी। मेरी सौतेली माँ की इतनी औकात नहीं थी कि वह मेरे ऊपर 2 लाख रुपए खर्च कर सके, इसलिए उन्होंने मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया और वक्त आने पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वह बेटा मेरी भाभी ने अपने भाई रेहान को दे दिया। उसकी 2 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे को खुशी खुशी मुझसे छीन कर ले गया और मैं कुछ ना कर पाई। कुछ महीनों के बाद ही मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी सैफ से करवा दी और मैं तब भी कुछ ना कर पाई। इतना कहकर जीनत रोने लगी थी तो मैंने उसके आंसू पोंछे और बोली, जीनत, जो हुआ उसे भूल जाओ। रामपुर में तुम्हारा अपना कोई नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती थी। फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मेरे मुंह से ये सुनकर जीनत ने मेरे कंधे पर सिर रखा और फिर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे कंधे से सिर उठाया और बोली, तुम्हें सगी बहन मानती हूँ तभी तो ये सब तुमसे कह रही हूँ। सैफ से मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे रेहान ने कॉल किया। उसने बताया कि उसकी बीवी तीसरा बच्चा पैदा करते वक्त हॉस्पिटल में ही मर गई है। अब उसे मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था। उसे मेरी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन उसके यहाँ जो मेरा बेटा था उसे मेरी ज़रूरत थी। इसलिए मैं रेहान के पास जाना चाहती थी। रेहान से मेरी फ़ोन पर बातें होने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रेहान के पास चली जाऊंगी। मैं मौके की तलाश में लग गई। मैं चाहती तो सैफ को छोड़कर रेहान के पास भागकर चली जाती, लेकिन मेरे ऐसा करने से सैफ की बहुत बदनामी हो जाती। लोग पहले से उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें करते थे। मेरे भाग जाने से लोगों की अफवाहें सच हो जाती। मैं सैफ से प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ, इसके लिए मैंने सैफ से छुपाकर गर्भ निरोधक गोलियां लेनी शुरू कर दी। जब सैफ से मेरी शादी के लिए साल बीत गए, इस दौरान मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सैफ को यकीन हो गया कि कमी उसी के अंदर है। एक दिन सैफ ने मुझे पीर बाबा के पास चलने को कहा। मैं तो बेहद घबरा गई। मैंने सैफ से कहा कि पीर बाबा की दवा पहली बीवी पर ज़्यादा असर साबित होगी। वह बोला कि वह तो अपनी पहली बीवी रूबी को छोड़ चुका है। तब मैंने ही उसे तुम्हें मना कर घर लाने पर जोर दिया और वह मेरी बात मानकर तुम्हें मना लाया। रेहान ने मुझे बताया कि कमी सैफ में नहीं बल्कि रूबी में है। तुम्हारे बच्चेदानी की रास्ते में चर्बी थी जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उसने आकांक्षा हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर अर्पित जैन को तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी वह दवा मैं कॉस्मेटिक शॉप से खरीद लाई। उन दवाइयों को पीर बाबा की दवा से बदल दिया। मेरा ये मिशन कामयाब हो गया और तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बाद सैफ तुमसे बेहद प्यार करने लगा। मैं मौके की तलाश में थी। एक दिन मुझे मौका मिला। मैंने सैफ को गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया। मैं उसी दिन रेहान के पास गिरीपुर चली आई। 2 महीने तक रेहान के घर में छुप कर रही ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। फिर मेरे कहने पर ही रेहान ने गिरीपुर का अपना प्लाट बेच दिया और हम लोग यहाँ गौतमपुर आ गए। यहीं हमने निकाह कर लिया। मैंने अपनी निकाह की खबर अपने मायके वालों को भी नहीं लगने दी। रेहान पहले से ही आकांक्षा हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्पित जैन का असिस्टेंट था। मुझे निकाह के बाद रेहान ने मुझे भी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब दिलवा दी और मैं तब से यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा इस वक्त 7 साल का हो चुका है। रेहान से निकाह के बाद मुझे एक और बेटा हुआ जो इस वक्त 5 साल का हो चुका है। रेहान की पहली बीवी की दोनों बेटियां थीं।
बड़ी हो चुकी हैं। उन दोनों बेटियों को मैं अपने बेटों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। परिवार बड़ा है, इसलिए हम दोनों ही हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। मैं जीनत की बातों को बड़े गौर से सुनती रही और उसके चेहरे को गौर से देखती रही। क्या यह वही जीनत थी जिसे मैं बेवकूफ़ समझती थी? मैं तो अपने बच्चों को पीर बाबा की दवा का नतीजा मानती थी, लेकिन जीनत ने मेरे इस अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया था। अगर सैफ और उसकी माँ अंधविश्वासों पर भरोसा ना करते और शुरुआत में ही सैफ किसी अच्छे डॉक्टर से मेरी और अपनी ट्रीटमेंट करवाता, तो मैं उसी वक्त प्रेग्नेंट हो जाती और ये सब ना हुआ होता। कहानी से सीख। हर मर्ज की दवा मेडिकल साइंस के पास मौजूद है, इसलिए हमें अंधविश्वासों पर यकीन करने की आदत को बदलना होगा। बाबाओं के पास अगर चमत्कार की ताकत होती तो हमारे समाज में इतनी समस्याएं ना होती। हमें ये बात समझनी होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।